हम लोगों ने स्पेस की एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि चार्ज की कई प्रेजेंस के कारण होती है। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका हमको कैसे पता चलता है कि अगर हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू रखते हैं तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, किस तरह से बिहेव करता है, कैसी इसकी शेप होती है, किस तरह से हम इसको समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमेजिन करके, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लासेस में किया। और अब हम लोग एक नया कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है, और वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक क्वांटिटी होती है जो कि हमने इमेजिन की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह से समझना है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी चीज है जिसके पास कुछ ना कुछ एरिया है। तो वो ऑब्जेक्ट जैसे ये, इसके पास सर्टेन एरिया है, इसको हमने एक ऐसे स्पेस में रखा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम कैसे इमेजिन करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दिखती, जिसका कंसंट्रेशन इस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर इस एरिया से कहीं ना कहीं ऐसे टच करती, उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ लिंक हो गया। इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होता है उसकी टोटल क्वांटिटी को हम काउंट करते हैं। ये हमने एक नई क्वांटिटी निकाली जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो ये होता क्या है, ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ लिंक हुआ उसका टोटल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल किस तरह से हो सकता है, तो हमारा आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक नई क्वांटिटी बनाएंगे जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं, तीन क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको इस तरह से समझिए कि हमारे कमरे में एक खिड़की है, विंडो है, उस विंडो का कुछ एरिया होता है, बाहर से हवा आती है, उस हवा में कुछ स्पीड होती है, एयर में स्पीड है, और एयर रूम के अंदर एंटर करती है, उस एयर की कुछ क्वांटिटी है, एयर की क्वांटिटी। तो एयर की क्वांटिटी, विंडो का एरिया और एयर की स्पीड, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? इनका रिलेशन ऐसा है, अगर हम एरिया को इंक्रीज कर देंगे, विंडो के एरिया को इंक्रीज कर देंगे, तो अंदर आने वाली एयर की टोटल क्वांटिटी का क्या होगा? आंसर है इंक्रीज हो जाएगी। एरिया हमने बड़ा कर दिया, एरिया छोटा किया तो अंदर आने वाली क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। फिर से एरिया वही है, अगर हमने एयर की स्पीड को इंक्रीज किया तो एयर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, और स्पीड भी डिक्रीज किया तो एयर की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो एयर की क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी चीज क्या है? एरिया, जो भी हमने वहां पर बॉडी रखी उसका एरिया। तीसरी चीज क्या है? जो उस पर पड़ती है स्पीड से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस तरह से फिर से इसको देखिए, हमने एक बकेट ली, बकेट के ऊपर पानी का टब, और उसके ऊपर हमने शॉवर लगाया। शॉवर से जब पानी गिरता है तो उसमें डायरेक्शन होती है, और ये जो पानी डायरेक्शन वाला पानी है ये जाकर उस टब में भरता है। जब वो उस टब में भर जाता है, वो एंटर करेगा, उसके बाद वो पानी वहां इकट्ठा हो गया, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वो पानी की एक क्वांटिटी बन जाती, एक कलेक्शन बन गया वाटर का। अगर टब का मुंह छोटा है तो वो पानी कितने लीटर जमा होगा? कम। और अगर मुंह बड़ा हो गया then water will be more, quantity of water will be more, quantity of water will be less। फिर से ये अगर एरिया है, शॉवर से पानी स्लो आ रहा है तो
तो क्वांटिटी ऑफ वाटर लेस, और अगर फास्ट आ रहा है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर मोर। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो क्या है? फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ वाटर, एरिया, और ये क्या चीज है? स्पीड को, इंटेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये इंटेंसिटी ऑफ वाटर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कभी इसकी डायरेक्शन ऐसी मान सकते, ऐसी मान सकते हैं, जो भी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इंटेंसिटी होती है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा नजदीक नजदीक लाइन है, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ज्यादा दूर दूर लाइन है। ये एरिया छोटा हो सकता है, ये एरिया बड़ा हो सकता है, और इन दोनों पर डिपेंड करेगा कि इसके अंदर क्वांटिटी कितनी आ गई है। वो क्वांटिटी क्या चीज है? उस क्वांटिटी का हमने नाम रखा, उसका नाम रखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ऐसी कोई चीज दिखती है, होती है? नहीं। इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया के साथ लिंक हो रही है, वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसका नाम क्या देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय एरिया, E इंटू A। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्वांटिटी बनाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, area is also a vector quantity। लेकिन ये जो फ्लक्स बनता है, this is a scalar quantity। जैसे फिर से देखिए, हमने टब रखा, ये उस टब का मुंह है। अगर ये उस टब का एरिया है, फेस एरिया, तो इस एरिया की एक डायरेक्शन होती है। अब हमको ये समझना है कि एरिया की डायरेक्शन किसको कहते हैं। क्या ये एरिया की डायरेक्शन है या ये एरिया की डायरेक्शन है? तो आंसर है ये दोनों एरिया की डायरेक्शन नहीं है। ये इसकी विड्थ की डायरेक्शन है, ये इसकी हाइट की डायरेक्शन है, या इसकी लेंथ की डायरेक्शन है, ये एरिया की डायरेक्शन नहीं। तो एरिया की डायरेक्शन कौन सी होती है? तो एरिया की डायरेक्शन वेक्टर प्रोडक्ट से निकलती है। एरिया खुद किसके बराबर होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ये क्रॉस प्रोडक्ट किसका? लेंथ और विड्थ का। लेंथ की डायरेक्शन ऐसी है, विड्थ की डायरेक्शन ऐसी है। ये दोनों एक दूसरे पे कैसे हैं? राइट एंगल। और राइट एंगल वाले जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। दो तरह के प्रोडक्ट हमने पढ़े वेक्टर में। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन वाले मल्टीप्लाई होते हैं एक लाइन में तो डॉट प्रोडक्ट, और जब एक दूसरे के राइट एंगल मल्टीप्लाई होते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट। तो एरिया में लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन कौन सा प्रोडक्ट है? दिस इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के राइट एंगल हैं। अब राइट एंगल में जो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? प्रोडक्ट की। तो आंसर है प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमको राइट हैंड रूल से मिलती है, इससे, इससे और ये इससे। ये तीसरी, ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये डायरेक्शन किसकी है? इसके प्रोडक्ट की। इसलिए एरिया में ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो ये डायरेक्शन किसकी है? एरिया वेक्टर की। एक्स वाई जेड आई जे के, ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होती है। तो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी L इंटू W, और ये होता है L W sin theta. This is area vector. Okay, length into width into sin theta, where theta is the angle between length and width. उस एरिया वेक्टर को हम इस तरह से सोच सकते हैं, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ, और ये है एरिया वेक्टर एट राइट एंगल टू द सरफेस। जब हम एरिया की डायरेक्शन बोलेंगे तो इसको एरिया की डायरेक्शन माना जाएगा। और ये जो चीज है जो ऐसी रखी हुई है, ये ऐसा,
इसको बोला जाएगा प्लेन ऑफ एरिया और इसको बोला जाएगा डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डायरेक्शन और इसके लिए वर्ड यूज करेंगे प्लेन। तो प्लेन ऑफ सरफेस और एरिया वेक्टर ये दोनों एक दूसरे पे राइट एंगल रहेंगे। तो अगर सरफेस ऐसी है ये, तो वेक्टर ऐसा माना जाएगा, और जब ये सरफेस ऐसी घूम जाएगी तो एरिया की डायरेक्शन इसको बोला जाएगा। इस समय एरिया की डायरेक्शन आप इसको नहीं कहेंगे, ये क्या है सरफेस, दैट इज प्लेन ऑफ सरफेस, और ये क्या है एरिया वेक्टर, एरिया की डायरेक्शन। ओके, तो ये यहाँ पर एरिया है और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमको क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये फ्लक्स हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पानी गिर रहा है उसकी एक डायरेक्शन होती है, जो हमने बकेट उसके नीचे रखी है उसकी भी ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये पानी ऐसा गिर रहा है, ये दोनों, तो इसके अंदर पानी जा रहा है। अब अगर अभी पानी की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों ऐसी है पैरेलल, तो दोनों के बीच एंगल कितना माना जाएगा, 0। एरिया वेक्टर ये और पानी गिर रहा है ये, 0 एंगल है, तो एल ये E डॉट W, जब E ऐसा है और सरफेस ऐसी है, ये सरफेस है, तो सरफेस का एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 0। तो E डॉट A जो कि क्या होता है EA cos थीटा, और cos 0 कितना होगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू A। तो उसके अंदर जो पानी भरेगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड भरेगा E इंटू A के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं इस टब का फेस ऐसा घुमा दूं, पानी ऐसा गिर रहा है, अब इसके अंदर पानी जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। तो इसके अंदर कितना पानी इकट्ठा हुआ, 0। ठीक है, अब कैलकुलेशन से देखिए, अगर हमने इस फेस को ऐसा कर दिया ये, और इधर से पानी गिर रहा है, ये एरिया वेक्टर इसका इधर है, ये इसका फेस है सरफेस एरिया, ये एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। अब इनके बीच एंगल है 90 डिग्री, और cos 90 करेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर कितना पानी जा रहा है, 0। इसी तरह से अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, 0। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, मैक्सिमम E इंटू A। इस तरह से डायरेक्शन से इफेक्ट होता है, किस चीज में, फ्लक्स में। तो यही E यहाँ पर है एक जैसा, यही सरफेस हमारे पास है, पर जब ये सरफेस हम ऐसे रखते हैं तो हर जगह पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा टच हो रहा है, पर अगर हम इस सरफेस को ऐसा कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऐसे निकल गया, इसके अंदर नहीं गया, तो फ्लक्स कितना बना, 0। इस तरह से फ्लक्स जो है वो इसकी डायरेक्शन से अफेक्टेड होता है। तो ये हमको याद रखना है। क्या याद रखना है, व्हेन प्लेन ऑफ द सरफेस इज along electric field, then the flux linked is 0 because angle in area vector and electric field is 90 degree. When plane of the surface is perpendicular to the electric field, अब पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड को ये ऐसे रोक रहा है ये, तो इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा, टोटल मैक्सिमम E इंटू A। तो ये फ्लक्स को हमने डिफाइन किया। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये प्लेन सरफेस के लिए। अब इसका फॉर्मूला थीटा से रिलेटेड, उसका एक प्रूफ और देखिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके सामने एक सरफेस है जिसके साथ वो लिंक होता है ये
इस सरफेस का एरिया ए है। ओके, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? आंसर है ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इधर, ये डायरेक्शन किसकी है? एरिया वेक्टर की, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है वो ऐसा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने इस सरफेस को ऐसा रखा है, इस तरह से रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही लाइन में आते हैं। तो इनके बीच का एंगल कितना है? 0, ठीक। और इसके साथ इसका एरिया ए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो गया? E मल्टीप्लाइड बाई ए। अब हमने इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया और ये ऐसा कर दिया, ये यहां से ये घूमकर ये ऐसा चला गया। ओके, तो ये एरिया ए है, तो ये एरिया भी कितना है? ए है, ठीक। अब एक चीज और देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये पहले इसके टच हो रही थी, अब ये इससे टच नहीं होती, ये ऐसे चली जा रही है, ये भी ऐसे चली गई, टच नहीं हुई, ये वाली जाकर यहाँ पर टच होती है और ये सब की सब इससे टच हो रही है। तो जब ये इस कंडीशन में था एरिया, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एरिया को टच कर रहा था, लेकिन जब ये ऐसा घूम गया, कितना घूम गया? तो आंसर है थीटा डिग्री से घूम गया। ओके, अगर ये थीटा डिग्री से घूम गया इस तरह से, तो इसके साथ टच होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। अब इफेक्टिव एरिया कितना हो गया? पहले इस पूरे एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड टच कर रहा था, अब सिर्फ इतने एरिया को ये इलेक्ट्रिक फील्ड टच कर रहा है, इतने एरिया को, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड टच नहीं कर रहा। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इतने एरिया को टच करता है, तो ये एरिया कितना है जिसको ये जाकर टच करता है? तो इस एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर ए है, ये अगर थीटा है, तो यहां से लेके यहां तक ये एरिया कितना होगा? तो आंसर है ये एरिया होगा ए कॉस थीटा। देखिए, इसको अगर हम ए डैश बोलेंगे, ए डैश, तो ए डैश बेस है, ए हाइपोटेनियस है, तो ए डैश किसके बराबर हुआ? ए कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ए के बराबर टच हो रहा है या ए डैश के बराबर टच हो रहा है? तो आंसर है अब ये ए डैश के बराबर ही इसमें टच हो रहा है और बाकी का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है। अब हम एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई किस किस को करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया क्या होता है? दैट इज ए डैश, और ए डैश किसके बराबर है? ए कॉस थीटा। और ये चीज हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? E इंटू एरिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है जिसमें थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यहाँ कहाँ है? तो देखिए, जब ये एरिया ऐसा बेंड हुआ, तो ये जो इसका वेक्टर, इस एरिया का ये वेक्टर था, तो इस एरिया का ये वेक्टर है, एरिया वेक्टर, ए डैश का एरिया वेक्टर। ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है, और इन दोनों के बीच एंगल क्या है? थीटा। ये वही थीटा है जो यहाँ पर है, यही थीटा है, ज्योमेट्री से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए सरफेस। फिर से
वेक्टर E डॉट वेक्टर A, E डॉट A, ये फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हमने एक चीज इमेजिन की है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एरिया में एक जैसा आता है। अब हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसे एरिया के बारे में सोचते हैं जो एरिया भी यूनिफॉर्म नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला तो हम समझ गए हैं कि E A cos थीटा होता है। अब एक दूसरी सिचुएशन देखो, किसी लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण है और यहां पर सरफेस जो है वो इस तरह की है। ये अगर इस सरफेस के साथ हमको इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका फ्लक्स निकालना है, तो यहां से हमने देखा इस पॉइंट को कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड टच करता है। ये इस पॉइंट को, ये इस पॉइंट को, ये, क्योंकि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलता है? रेडियली आउट। तो ये सारा रेडियल आउट निकला और इस तरह से अलग अलग ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड बने। अब हम क्या देखते हैं, ये यहां से इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दूसरी चीज हमने ये देखी कि यहां पर जो एरिया है वो एरिया ये है और इस सरफेस एरिया का वेक्टर ये है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल 0। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर ये हुआ, ये सरफेस है तो ये उसका एरिया वेक्टर हुआ, और यहां पर एरिया वेक्टर और E के बीच में ये θ1 एंगल आ गया। दूसरी लोकेशन पर हम जाकर देखते हैं कि यहां पर ये एरिया वेक्टर है, ये वाला एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में एंगल माइनस में कुछ क्वांटिटी आएगी विच इज θ1। तो θ1 θ2, यहां पर थीटा अलग है, यहां थीटा अलग है, यहां थीटा अलग है, तो हमारी सरफेस भी इर्रेगुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इर्रेगुलर है, तो हम फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। E इंटू ए cos थीटा का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह थीटा भी अलग अलग, हर जगह E भी अलग अलग, तो उसके लिए हम कैलकुलस की हेल्प लेते हैं। इस पूरे सरफेस एरिया को हमने छोटे छोटे सरफेसेस में बांट दिया। यहां पर हमने एक छोटी सी सरफेस बनाई, ये ऐसे, ये छोटी सी सरफेस, इस सरफेस का एरिया ds, ये उसका एरिया वेक्टर। ओके, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E, तो इस जगह के लिए, सिर्फ इतनी सी जगह के लिए हमने कैलकुलेशन किया फ्लक्स का, और वो फ्लक्स हमने कितना लिया? छोटा सा फ्लक्स d∅। ये जो छोटा सा फ्लक्स d∅ है ये किसके बराबर होगा? तो आंसर है यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एरिया ds और cos ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल। लेकिन वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? E डॉट ds, ऑटोमेटिकली cos थीटा इसके अंदर आ गया। यहां पर दूसरी जगह हम आए, ये, तो यहां पर E की वैल्यू बदल गई, एरिया वेक्टर का थीटा बदल गया, तो यहां पर E की दूसरी वैल्यू और डॉट ds कर दिया ये वेक्टर, तो cos थीटा इन दोनों के बीच का यहां पर एप्लीकेबल हुआ,
केस नंबर 2। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, हर ds 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 ऐसे हमने छोटे छोटे ds बनाए और हर एक का ये फॉर्मूला बनाया और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो हमने सबको ऐड कर दिया और इस एडिशन को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। क्यों, ds हमने बहुत छोटा छोटा लिया है, पॉइंट साइज का, और जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो सबको इंटीग्रेट करेंगे तो ये प्रोसेस इंटीग्रेशन हो गई। तो ऐसे में हमारा टोटल 5 किसके बराबर हुआ, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ E ds, E डॉट ds, और ये हमको किसके लिए लेना है, फॉर फुल सरफेस, इंटीग्रेशन फॉर द फुल सरफेस। और अगर हम एक पर्टिकुलर पार्ट लेते हैं तो उसकी दोनों लिमिट लिख लेंगे, इस जगह से लेके इस लोकेशन से इस लोकेशन तक इंटीग्रेट करो तो दोनों लोकेशन यहां लिख लेंगे। पूरी सरफेस लेना है तो सरफेस लिख लेंगे। तो ये हमको फॉर्मूला मिला किसके लिए, व्हेन E इज वेरिएबल। Yeah. Right? So when E is variable, then phi is equal to E dot ds, surface area. और अगर E यूनिफॉर्म है, हर जगह एंगल थीटा है, तो ऑटोमेटिकली ds का इंटीग्रेशन ये जो है, इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इज phi इज इंटीग्रेशन E ds cos theta, E into ds into cos theta। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर ये हमारी सरफेस प्लेन सरफेस है, फॉर प्लेन सरफेस, अगर प्लेन सरफेस है तो हर लोकेशन पे थीटा कितना हो जाएगा, 0, तो cos 0 कितना होता है, 1, और ds 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 सब मिला के क्या हो जाएगा, फुल सरफेस, और फुल सरफेस का एरिया A, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू A, वही फॉर्मूला प्लेन सरफेस की। और अगर प्लेन नहीं है तो हम उसको तोड़ के किस तरह से लिखेंगे, ये तरीका है लिखने का। तो ये हमने उसका मेथड याद कर लिया। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, व्हेन इट इज चेंजिंग, व्हेन इट इज ए फंक्शन ऑफ एरिया, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, थीटा इज डिफरेंट। इस तरह से ये हमारा एक्सप्रेशन आया, और इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा, दैट सॉल्यूशन विल बी फ्लक्स लिंक्ड टू एरिया। इसके लिए वर्ड याद रखिए, फ्लक्स और एरिया, इसके बीच में क्या वर्ड यूज करना है, लिंक्ड। फ्लक्स लिंक्ड टू सरफेस एरिया। अब ये हमने एक सरफेस के लिए पढ़ा, पहले किसके लिए पढ़ा था, प्लेन सरफेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, सरफेस इज ऑल्सो not uniform, so theta is changing, then we have to do integration। अब एक स्पेशल केस लेते हैं, वो स्पेशल केस है क्लोज्ड सरफेस। फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस क्या होती है, तो आंसर है क्लोज्ड सरफेस जो उसके नाम से पता चल रहा है वही होती है। एक हमने टिन का डब्बा लिया, चॉकलेट का डब्बा, बिस्किट का डब्बा, वो सब तरफ से क्लोज्ड है, दैट इज ए क्लोज्ड सरफेस। दैट मींस ऑल द 6 surfaces put together will be known as closed surface। 1 2 3 4 5 6, ये सब 6 सरफेस अगर मिलाएंगे तो ये क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस। अब
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज के कारण, वो चार्ज इसके आउटसाइड भी हो सकता है, वो चार्ज इसके इनसाइड भी हो सकता है। हर चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना है और हम ये कहते हैं कि इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ। तो आप पूछेंगे किसके साथ, इसके साथ कि इसके साथ कि इसके साथ। तो हमारा क्वेश्चन है कि टोटल के साथ, पूरे के साथ इसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस। ओके, क्लोज्ड सरफेस, फिर से अगर हम इसके अंदर लाइट जलाएंगे और ये ओपेक है तो इसमें से हमको लाइट दिखनी नहीं चाहिए। अगर हमने इसका ढक्कन निकाल दिया तो ये जो बाकी बचेगा उसको हम क्लोज सरफेस नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर ये खुल गया। तो क्लोज सरफेस मींस क्लोज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। एक स्फीयर, फुटबॉल एक क्लोज सरफेस है, एक कैंडी का बॉक्स क्लोज सरफेस है, एक सिलेंडर जो दोनों तरफ से बंद है जैसे शटलकॉक का डिब्बा दोनों तरफ से बंद है, दैट इज ए क्लोज सरफेस। पर उसमें से एक पार्ट भी हटा दीजिए, then it is not a closed surface. Okay, that is meaning of closed surface. Now flux linked to closed surface. तो जब हम flux linked to closed surface करते हैं तो उसका मीनिंग है कि सबसे सिंपल closed surface मान लो ये है, this is a cuboid. Yes, it has got 6 faces. All 6 faces put together is a closed surface. अगर हमको इसका ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है, this is in a electric field somewhere. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन किस, तो जब हम फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस लिखना चाहते हैं तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS। ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, पर यहाँ पर जो सरफेस का साइन था एक सिंगल सरफेस के लिए, उसकी जगह हम ये साइन लगाते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल। इसका ये मतलब होता है कि इसमें फ्लक्स की कैलकुलेशन हम यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, इस पूरे एरिया को इसको 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 करके करते करते यहाँ वापस आ जाएंगे। दैट इज कैलकुलेशन इज डन फॉर द कंप्लीट सरफेस, कम बैक टू द सेम प्लेस साइक्लिक पाथ से। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक साइकिल लगा देते हैं ये। तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल EDS। तो क्लोज्ड इंटीग्रल EDS, ये वाला एक्सप्रेशन हम किसके लिए यूज करेंगे, फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस। इंटीग्रल सरफेस वाला किसके लिए यूज करेंगे, फॉर एनी वन कंप्लीट सरफेस। लेकिन वो सरफेस ओपन होगी, क्लोज्ड है तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों बन गए। और अगर बिल्कुल ही प्लेन सरफेस है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमको इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, वो E into A इससे बन जाया करेगा। इस तरह से इसकी ये हमने फॉर्मूला बनाया और फ्लक्स को समझा। अब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से इसको देखते हैं इनके आपस के रिलेशन को। फ्लक्स क्या है, टोटल क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों का आपस में रिलेशन देखिए, फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू एरिया। तो E किसके बराबर हुआ, E इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसको हम ये कह सकते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये बिल्कुल क्लियर है, जैसे ये सरफेस मैंने ली और आपको दिखाई, इसमें यहां पर ऐसे 100 डॉट बने हुए हैं, 100। दूसरी सरफेस मैंने दिखाई, उस सरफेस पे 200 डॉट बने हुए हैं। तो जब आप इसका यूनिट एरिया कैलकुलेट करेंगे ऐसे, यूनिट एरिया, तो एक में आपको दिखता है 10, दूसरे सरफेस में इधर
दूसरे कमरे में ले गए तो वहां पर आपको यहाँ पर यूनिट एरिया में दिखते 20 डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। एक यूनिट एरिया में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और यही यूनिट एरिया का फ्लक्स है। फिर से फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें आपस में क्या रिलेशन है? तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि जितनी लाइन इस एरिया को आकर टच करेंगी उसका टोटल काउंट करेंगे तो क्या कहलाएगा? फ्लक्स टोटल। सो टोटल लाइन लिंक्ड total electric field lines linked is electric flux, और फ्लक्स पर यूनिट एरिया ये क्या हुआ? इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से फ्लक्स का फील्ड में कन्वर्शन कैसे? फ्लक्स पर यूनिट एरिया फील्ड है और total electric field lines linked with area is electric flux। ये इनका आपस में रिलेशन। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है और उसके हम एक दो एग्जाम्पल कर सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है। And let us see that example. What we have to find here is flux through the cube. इस क्यूब में फ्लक्स निकालने के लिए ये हमको गिवन डाटा है। There is electric field in this space where the cube is placed. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये x डायरेक्शन में इतना है और y और z डायरेक्शन में 0 है। That means there is only one direction of the electric field, that is along the x. तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाकी किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जिसकी स्ट्रेंथ इंटेंसिटी एक्स के साथ साथ चेंज होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? If you put here x is equal to 1, then at 1 meter, at the distance of 1 meter, electric field is different. And if you put it x is equal to 2, electric field is more. So electric field keeps on changing. It's a variable electric field. Okay. अब इसमें हमें क्या निकालना है? काउंट करना है। Calculate flux through the cube. Now cube is a closed surface. Closed surface का हमको अगर फ्लक्स चाहिए तो दो मेथड हमने बनाए हैं। एक, या तो हम ऐसा इंटीग्रेशन करें जिसमें हमें E का फंक्शन उसके ds के फॉर्मेट में पता हो। दूसरा, क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालने के लिए रिमेंबर, ध्यान से सुनिए, डिवाइड द क्लोज्ड सरफेस इनटू डिफरेंट सरफेसेस। वंस अगेन, डिवाइड द क्लोज्ड सरफेस इनटू डिफरेंट सेपरेट सरफेसेस। यहां पर हमारे पास एक क्यूब है। इस क्यूब को हमने 6 सरफेस में डिवाइड कर दिया। एंड यू नो द 6 सरफेस ऑफ ए क्यूब। This is a cuboid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Our strategy of calculation will be calculate flux linked with surface number 1, 2, 3, 4, 5, 6 separately and finally add them up. Because all flux are scalar quantity, it is permissible to add them. We don't need vector addition and we don't need direction, and that is the benefit in the concept of flux.
तो फ्लक्स के कंसेप्ट में क्या बेनिफिट है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन एज पर स्केलर हम बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हाउ डू वी कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट इट सरफेस बाय सरफेस फॉर ऑल द 6 सरफेसेस एंड देन ऐड देम। शुरू करते हैं। यहां पर पहले हम इस सरफेस को लेते हैं। कौन सी सरफेस, ये इधर से ये सरफेस, और फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, फ्लक्स 1 फॉर सरफेस नंबर 1। इस सरफेस नंबर 1 का हमको दो चीजें चाहिए, 1 E एंड सेकेंड A। E मल्टीप्लाइड बाई A इज द फ्लक्स लिंक्ड विद इट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। इसमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, तो यहां पर पहली सरफेस के साथ जब ये फ्लक्स पहुंचता है तो इसका डिस्टेंस कितना है, a डिस्टेंस पर इसको पहली सरफेस मिल रही है। डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं दिखता है, पर आप याद रखिए व्हाट इज गिवन टू अस दैट इट इज प्लेस्ड हियर लाइक दिस। इफ इट इज प्लेस्ड हियर देन दिस डिस्टेंस इज a। तो इसको जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना, E इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो कितना होगा, अल्फा इंटू a टू द पावर हाफ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया ऑफ द क्यूब, ऑल द साइड्स ऑफ क्यूब आर a। सो व्हाट विल बी द एरिया, किसका एरिया हमको चाहिए, क्यूब को ऐसे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे टच हो रहा है, इसका एरिया चाहिए, दिस इज a मल्टीप्लाइड बाय a, दैट इज a स्क्वायर। This is the flux linked with into cos theta. How much is cos theta here? Cos theta. Okay. This is direction of electric field. Where is direction of area vector? And here comes a new knowledge. याद रखिए, इस सरफेस का एरिया वेक्टर हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या इसका एरिया वेक्टर इधर ले या इसका एरिया वेक्टर इधर ले। द आंसर इज वी हैव मेड इट ए रूल दैट फॉर ए क्लोज्ड सरफेस द एरिया वेक्टर विल बी टेकन in the direction which is outside the closed surface, outside of the box। तो इसके लिए appropriate area vector की डायरेक्शन कौन सी होगी, आंसर है ये। If this is the direction of area vector for this surface, this is the direction of electric field, then the angle between them is 180 degree। So this we will write as here, this is area vector, area unit vector, and this is the direction of electric field, this, and what is the angle between them, 180, so this is cos 180 degree, right? So this is equal to alpha a to the power 2.5 5 upon 2, cos 180 is equal to -1, so this is minus. So this is flux linked with one surface, this. Now we will calculate surface linked with this surface, flux linked with this surface। यहां पर एरिया वेक्टर ये बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो थीटा कितना, 0। रिमेंबर थीटा 0। Now what is the area of this surface? Answer A multiplied by A, A square is the area। Okay, what is the electric field at this surface? Electric field at this surface we will find out, that is, this is the formula, so we will write it flux number 2 for the outer surface. This surface is number 2 and this surface was number 1। देखने में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर रखिए, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। This is 1, this is 2। So here, यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आंसर है कि यहां पर x की वैल्यू थी ये a, यहां से यहां तक a, दूसरे यहां तक पहुंच गया, एक a और आ गया, so this is 2a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
is changing. Now how much will be electric field here? Electric field लिखेंगे अल्फा, x की जगह क्या लेना है? 2a to the power half multiplied by area a square cos 0 degree. ये आ गया. This is flux linked with that surface number 2. So this is equal to 2a to the power half. Alpha will be just like this. Cos 0 is equal to plus 1. So this will be positive. Alpha. Now 2 to the power half is root 2. So this we can write as first root 2. This. Then, okay, root 2. Here a has alpha. A has power half, a has power 2. So this is a to the power 5 by 2. So this is electric field and flux. This is electric field and this is flux and this is positive. Okay. This we have calculated flux linked with the two surfaces. इसका और इसका कैलकुलेशन हो गया. अब ये चार सरफेस, इसके लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन and what is the direction of area vector? Answer, direction of area vector is this. What is the angle between them? 90 degree. If 90 degree is the angle between them, then cos 90 is equal to 0. So how much flux is linked with this? 0. वैसे लॉजिकल भी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऐसे निकल गया, इसके साथ तो टच हुआ नहीं, ऐसे निकल गया, टच नहीं हुआ. So how much is electric field linked with this? 0. तो इस सरफेस के साथ ऐसे चला गया. Here is the electric field, this direction, and this is area vector. The angle is 90, so the flux linked is 0. पीछे वाले के साथ भी you can imagine this is electric field, this is area vector, and 90 degree 0. नीचे वाले के साथ भी 0. तो चारों सरफेस के साथ, बाकी चारों के साथ, ये ऊपर वाला, पीछे वाला और नीचे वाला, सब के साथ फ्लक्स लिंक कितना हो गया? 0. सो फ्लक्स विथ 3, 4, 5, 6, 0. So how much is the total flux? Total flux is equal to, this is plus root 2, this is minus 1. So root 2 minus 1. Root 2 minus 1, alpha a to the power 5 by 2. This is common. Alpha a to the power 5 by 2. This is our answer. अब इसमें हमको नंबर्स डालने हैं और नंबर्स डाल के उसकी वैल्यू निकाल देनी है. That is a mathematical calculation. So root 2 minus 1 is 0.4. Alpha 800. 800 multiplied by A. A is equal to, is it given anywhere? Let me see in the book. This is a NCERT question and A is given as 0.1 meter. So I write here 0.1 to the power 5 by 2. Okay, so we do this calculation and get the answer. This is a little tricky, but you can always do that. Take the help of your mathematics teacher, but you can do it. And 1.05. 1.05. This is the total flux. Total flux. Yes, one thing we have missed. What should be the unit of flux? तो फ्लक्स का फॉर्मूला लीजिए. यूनिट
Electric field multiplied by area. Electric field is what? Newton per coulomb. Newton per coulomb. Multiplied by area. Meter square. Newton per coulomb, meter square. तो पॉजिटिव पावर पहले रखिए. So we can write it Newton meter square per coulomb. So here we write it Newton meter square per coulomb. This is electric flux linked with this Q. This is how we have calculated. यहाँ पर electric field related to surface 1 and surface 2 is different. ये सिर्फ इसलिए डिफरेंस रखा गया so that you should not think कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही होता है. नॉट नेसेसरी. एक भी यूनिफॉर्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर नहीं है यूनिफॉर्म, इट इज द एग्जांपल कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अलग अलग लेना है. अगर एक ही वैल्यू होती तो एक ही लेते, लेकिन ये नहीं है कि एक ही लेना है. वी हैव टू टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड एज एक्चुअल. तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के साथ लिंक हो रहा है उसको हमें लेना है. ओके, सो दिस वी हैव डन. एंड नाउ what we are going to do is the charge within the cube. Why there should be a charge within the cube? And here comes a new law, that is Gauss theorem. This certifies if we find that flux is not zero. If flux is not zero, then it is necessary that there should be certain charge inside this box, inside the closed body, and because of that the flux is not getting zero. If there is no charge inside this box, then the flux linked to any closed surface is always zero. So there is a charge inside the box and we have to find it. And to find it, we have to go through Gauss theorem. Now, what is Gauss theorem? How can we find it? That we will study in the next class, that is tomorrow. Okay, so Gauss theorem and use of Gauss theorem, that is a very important feature for class 12.